महापुरुषों के दम पर बीजेपी सियासी लड़ाई आसान बना रही है क्या? आज इसी मुद्दे पर होगी जबरदस्त और जोरदार टक्कर। महापुरुषों को लेकर नाम 2019 का बनेगा काम। आज की टक्कर इसी पर। पहले लौह पुरुष सरदार पटेल की विरासत पर हंगामा मचा, फिर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर जमकर सियासत हुई और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी बीजेपी भुनाने जा रही है। 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर मोदी सरकार लाल किले में भव्य कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। खुद पीएम मोदी आजाद हिंद फौज म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, 30 दिसंबर को पीएम मोदी पोर्ट ब्लेयर में 150 फीट ऊंचा झंडा भी लहराएंगे। ये वही जगह है जहां पर नेताजी ने 75 साल पहले तिरंगा लहराया था। तो उधर 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल की जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण करेंगे। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू होगा। सरदार पटेल जी गांधी जी के हिंदुस्तान के लिए लड़े थे। आप चाहते हो कि सरदार पटेल को आप आरएसएस का बना दो, मगर ये कभी किया ही नहीं जा सकता है। इस समय सरकार चुनाव की संध्या बेला पर ये सब कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने इस देश में बेरोजगारी की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, दलित उत्पीड़न का प्रश्न हो या महिलाओं का सम्मान हो, ओबीसी के हितों की सुरक्षा हो, लिंचिंग का मामला हो, इन सारे मोर्चों पर सरकार घिरी हुई है। तो उधर यूपी की योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाम बदलकर या महापुरुषों के नाम पर बीजेपी 2019 का पॉलिटिकल गेम खेल रही है। हम लोगों ने उनकी इस बात को समर्थन किया है और हमारा प्रयास होगा कि बहुत शीघ्र हम इस शहर का नाम भी प्रयागराज करने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज के नाम पर यद्यपि हम लोग पहले ही मेला प्राधिकरण का गठन कर चुके हैं, आने वाले समय में अन्य इस कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की जुमला करने वाली पार्टी नाम बदलने वाली राजनीति कर रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को इस अध्याय को आगे बढ़ाना चाहिए। रुपए का नाम बदल के डॉलर कर देना चाहिए, चाहे शायद इस देश के लोगों को राहत मिले। पेट्रोल डीजल का नाम बदल के कुछ और कर देना चाहिए, शायद इस देश के लोगों को राहत मिले। जिस तरह से बीजेपी ने पहले सरदार पटेल को कांग्रेस से छीना और अब सुभाष चंद्र बोस की विरासत को बनाने की कोशिश की है, उससे लगता है कि बीजेपी 2019 के लिए नई जमीन तैयार कर रही है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। महापुरुषों का लेकर नाम 2019 का बनेगा काम। आप देख रहे हैं टक्कर के 3 बड़े सवाल। पटेल के बाद नेताजी बोस भी कांग्रेस से हाथ से गए क्या? सवाल नंबर 1, महापुरुषों के नाम पर बीजेपी 2019 की सियासत कर रही है। बोस को अपनाने से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को क्या बड़ा फायदा मिलेगा? ये सवाल नंबर 3 है। मेरे साथ आज की इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेशनल मीडिया टीम के सदस्य के शर्मा है, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर समाजवादी पार्टी की ओर से घनश्याम तिवारी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ राशिद अल्वी साहब इस डिबेट के अंदर हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पेशे से वकील भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं। मेरे साथ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा है, जो आरएसएस के बड़े विचारक भी हैं। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा है, लेफ्ट के बड़े नेता हैं, नेता सीपीएम के, उनका स्वागत है। और मनोज रघुवंशी हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और सबसे पहले राशिद अल्वी साहब आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद सुभाष चंद्र बोस के नाम का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा विपक्षी दलों को लग रहा है। लेकिन क्या अगर यह माना जाए कांग्रेस ने या फिर कई बड़ी विपक्षी पार्टियों ने सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लिया और बीजेपी नाम ले रही है, तो इसमें हर्ष क्या है? और अगर इसका 2019 में उनको फायदा होगा तो इसमें विपक्ष को तकलीफ क्या है? एक तो विपक्ष के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हमें तकलीफ है, कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमें तकलीफ है, लेकिन वो तमाम संगठन जिनका इतिहास फ्रीडम मूवमेंट के अंदर
न सिर्फ ये कि ना की बराबर रहा है, बल्कि वो अंग्रेज के साथ खड़े रहे हैं। आज उनके पास कोई नाम नहीं है, इसलिए सरदार पटेल को लेंगे। सरदार पटेल ने आरएसएस पे पाबंदी लगाई थी। सुभाष चंद्र बोस को लेंगे। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सावरकर जी ने बयान दिया था कि सुभाष चंद्र बोस जी जापान के साथ जो अलायंस कर रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं। आज उन लोगों की जिंदाबाद करके इतिहास को नहीं बदला जा सकता है। आप अपने पूर्वजों के नाम लीजिए, किसने क्या किया है, कौन फ्रीडम मूवमेंट में था, कौन जेल गया, किसने अपना लहू दिया, किसने आजादी की लड़ाई के अंदर अपनी कुर्बानी दी है। आप अगर सुभाष चंद्र बोस, बाबा अंबेडकर, सरदार पटेल जिंदाबाद करें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपके इतिहास में इनका कोई नाम नहीं आता है। ये कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के साथ लड़ाई लेकिन गांधी जी की लीडरशिप में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनकी लीडरशिप में जेलों में गए हैं। और मैं यहाँ एक बात आखिरी कह दूं आपके बात खत्म करने से पहले, अगर बीजेपी की सरकार ईमानदारी से चाहती है कि सुभाष चंद्र बोस को बड़ा रुतबा देना चाहती है, तो अंडमान निकोबार का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रख दें। मैं एक झंडा फहराने से काम नहीं होगा। जी राशिद अल्वी साहब, लेकिन 31 अक्टूबर को जो आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर मोदी सरकार लाल किले पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। क्या आपको लगता है ये सम्मान का काम नहीं है? आपने एक और डिमांड करी कि नाम भी बदलना चाहिए अंडमान निकोबार का, लेकिन ये काम तो पिछली सरकारें भी कर सकती थी। 50 साल भी पूरे हुए थे, 60 साल भी पूरे हुए थे। सवाल ये नहीं है जी, सवाल देखिए, सवाल ये नहीं है पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। आपकी सरकार क्या कर रही, बीजेपी की सरकार? आपने जो वादे किए थे, मैं आपसे एक बात कहूंगा, इनके मैनिफेस्टो को लेके एक एक मुद्दे पे बात कीजिए कि इन्होंने क्या किया। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का जय जयकार करने से, सरदार पटेल का स्टैचू बनाने से आप समझते हैं कि जनता भूल जाएगी? 4.5 साल के जो बात समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता ने बोली, वो डीजल और पेट्रोल की महंगाई। जी ठीक है, ओके। राकेश सिन्हा, आप जनता के लिए काम करिए। सुभाष चंद्र का बोस का नाम लेने से या सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेने से क्या हो जाएगा? और आप अपने महापुरुषों का नाम लीजिए। समाज में सामाजिक आर्थिक विकास करना, समाज में सामाजिक आर्थिक विकास करना और अपने नायकों को सम्मान देना, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा नहीं है कि नायकों को सम्मान देने से सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, सुभाष चंद्र बोस इतिहास में किस रूप में देखे गए, इसका जवाब सुनील चोपड़ा भी दें, इसका घनश्याम तिवारी जी भी दें और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी दें। सुभाष चंद्र बोस को कम्युनिस्ट पार्टी जो जन युद्ध पीपुल्स वार नाम की 2 पत्रिका निकालती थी, उसके मुख्य पृष्ठ पर उनको दिखाया गया तोजो, जो जापान का मिलिट्री का लीडर था, उसके कुत्ते के रूप में दिखाया गया। तोजो के पैर से उनका पैर बंधा हुआ है, तोजो का बड़ा चित्र कार्टून है, तोजो डॉग। सुभाष चंद्र बोस को 1940-41-42 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी तोजो का कुत्ता कहती थी। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 1939 में कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव हराया, बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। नॉन कॉपरेशन के द्वारा त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया गया। उसके मेरिट डिमेरिट हो सकते थे, मैं उस पर नहीं जाता हूं। तीसरा देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस जी का कथित रूप से निधन हुआ प्लेन एक्सीडेंट में, नेहरू सरकार उसमें बनी थी। कहेंगे आज क्यों नहीं करवा रहे? अरे जिस घटना को 70 साल हो जाएंगे, आप कहेंगे आज करवा लीजिए। क्यों नहीं नेहरू सरकार ने तमाम आर्काइव से उन सारे दस्तावेजों को निकाला जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था? क्यों नहीं उनकी कथित रूप से प्लेन एक्सीडेंट में निधन पर पूरी तरह से जांच करवा कर रिपोर्ट दी? क्यों उस समाचार पर विश्वास कर लिया नेहरू सरकार ने? ये 3 प्रश्न सुभाष चंद्र बोस जी के साथ है। चौथा बात, उनको कैसी बाध्यता थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा। और मैं बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष पद से हटे, तो हितवाद नाम का नागपुर का अखबार निकलता है। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। हितवाद अखबार ने 22 जून 1940 को अखबार में प्रकाशित किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर हेडगेवार से मिलने नागपुर आए।
उसमें त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, उनकी भी जयंती हम मनाएंगे, याद रखिए। त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती ने 30 इयर्स इन प्रिजन नाम की किताब लिखी है, 30 साल जेल में बिताए हैं। कमला नेहरू मिलेंगी इतिहास की किताबों में, लेकिन एक दलित नेता उषा देवी नहीं मिलेंगी, जिसने 1857 में सेक्रीफाइस किया। उषा देवी ने 35 ब्रिटिश सिपाहियों को गोली मारा। उनके नाम पर कोई लखनऊ में पार्क नहीं है, लेकिन कमला नेहरू के नाम पर पार्क और सड़क और कॉलेजेस हैं। तो इतिहास में यह सवाल पूछा जाएगा कि इतिहास में जिस उषा देवी एक दलित महिला ने, जिस सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए सेक्रीफाइस किया, आईएनए बनाया, ठीक है राशिद अलवी, उनका सम्मान करें कि राजा राजवारों के लोगों का सम्मान करें। राशिद अलवी, क्या सिर्फ गांधी नेहरू परिवार का सम्मान होना चाहिए, बाकियों का सम्मान नहीं होना चाहिए? ये बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं। क्विक रिस्पॉन्स। मेरे ख्याल से इतिहास नहीं पढ़ा इन लोगों ने। कांग्रेस पार्टी के सिर्फ गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बाबा गंगाधर तिलक, कितने लोग हैं जिनका इतिहास के अंदर आज भी नाम रोशन है। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं, आपका क्या ताल्लुक है सुभाष चंद्र बोस से? आपका क्या ताल्लुक है सरदार पटेल से? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि सावरकर जी ने सुभाष चंद्र बोस की मुखालफत की थी? आज आप कैसे सेलिब्रेट कर देंगे? और 4.5 साल हो गए, आज चुनाव आ रहा है तो आपको सरदार पटेल भी याद आ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी याद आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आरएसएस के किसी नेता का नाम लीजिए ना जिसने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया हो। आप अपने लोगों के नाम लीजिए, अपने पूर्वजों के नाम लीजिए कि हमने ये बड़ी कुर्बानी दी है। आप सिर्फ कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं। मैं इसका जवाब देता और कांग्रेस के नेताओं को अपनाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड में मैं जवाब देता हूं जी, 30 सेकंड में मैं जवाब देता हूं। 30 सेकंड में आप सुन लीजिए, मैं समझ गया, बहुत वरिष्ठ नेता हूं, बहुत वैलिड सवाल कर रहे हैं। हमारा क्या रिश्ता है सरदार पटेल से, सुभाष चंद्र बोस से, मैं बताता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने आरंभ से कहा, देश के नायक विचारधाराओं में, राजनीतिक पार्टियों में, क्षेत्रों में, भाषाओं में नहीं पढ़ते हैं। जिसका भी देश में योगदान है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं 2 उदाहरण देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी से हमारा क्या रिश्ता है? जब 150वां साल हुआ तो इस देश में जयंती मनाने वाला कौन था? तब तो मोदी जी की सरकार नहीं थी, जयंती हम मना रहे थे। अभिनव गुप्त, आप नाम सुने होंगे, अभिनव गुप्त कश्मीर में आए थे, 1000 साल पहले आए थे। न तब कांग्रेस थी, न आरएसएस था, न बीजेपी थी, न कम्युनिस्ट थे। अभिनव गुप्त का 1000वां साल की जयंती का कंक्लूजन पूरे देश में मनाया और दिल्ली के तालकटोरा ग्राउंड में कंक्लूजन हुआ जिसमें मोहन भागवत जी थे। आप पूछिएगा अभिनव गुप्त से क्या संबंध है? हमारा संबंध इस देश की मिट्टी से है, इस देश की मिट्टी के उन संतानों से है जिसने हमारा विरोध भी किया। यदि देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। हम नेता बनने के लिए पैदा नहीं लिए, हम इस देश को बनाने के लिए पैदा लिए। बार-बार एक सवाल कर रहे हैं, एक सेकंड, आपने राकेश जी अपनी बात को रखा। राशिद जी, आप बार-बार एक बात कह रहे हैं कि आप अपने महापुरुषों का सम्मान करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये तो इस देश के महापुरुष हैं, तो इनका सम्मान कोई भी सरकार करे, कोई भी पार्टी करे, उसके लिए तो खुश होना चाहिए। अलवी साहब, राशिद अलवी जी सवाल कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जवाहरलाल नेहरू को सेलिब्रेट कीजिए, इंदिरा गांधी को सेलिब्रेट कीजिए। जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना लहू दिया है उनको सेलिब्रेट कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। देश के नेता हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सरदार पटेल हमारे नेता थे। सरदार पटेल ने आरएसएस, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, वंशवाद नहीं है। जी जी, आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। वंशवाद का कोई स्थान नहीं है। हम सरदार पटेल ने आरएसएस पर वंशवाद की छाया जहां कहीं भी है, जहां कहीं भी है, सरदार पटेल ने, सुनिए मेरी बात, खड़े मिलेंगे, आप चिंता मत, मेरी बात सुनिए। क्या कहें? सरदार पटेल को आपने हाशिए पर डाल दिया। इतिहास की किताब में सरदार पटेल हाशिए पर पाबंदी लगाई थी। सुभाष चंद्र बोस को 2 पंक्तियों में निपटा दिया गया। सरदार पटेल ने, मेरी बात सुनिए, राशिद अलवी को 30 सेकंड दे दीजिए। राकेश जी, राशिद अलवी को 30 सेकंड दे दीजिए। कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी, एनवी गाडगिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सबको हाशिए पर डाल दिया। ये परिवार का इतिहास है क्या? इस देश का इतिहास ना 47 से शुरू होता है, ना 1857 शुरू होता है। 10,000 साल पुराने इतिहास को आपने एक परिवार और 200 सालों में कैद कर दिया। ठीक है, ओके, राशिद अलवी की टर्न है, उनको ठीक है। साल की चौहद्दी में ओके, राकेश यू मेड योर पॉइंट। राकेश जी, राकेश सिन्हा, यू मेड योर पॉइंट। राशिद अलवी टर्न, राशिद अलवी 30 सेकंड कंप्लीट योरसेल्फ, देन घनश्याम तिवारी एंड के शर्मा।
राशिद अलवी। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के राष्ट्रपति रहे और दो बार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप क्या समझते हैं उनके बारे में, यह आप जाने। सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी थी, और जब गुरु गोलवालकर सरदार पटेल से मिलने गए तो सरदार पटेल ने कहा आपको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, आपकी विचारधारा घिनौनी विचारधारा है, आपके आरएसएस पे से तब तक पाबंदी नहीं हटेगी जब तक आप अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे। ये सरदार पटेल के विचार कांग्रेस के विचार। ठीक है, ओके, के शर्मा वो वांट्स टू बात रिस्पॉन्ड टू थी दिस जो पॉइंट। कांग्रेस कहती है। ठीक है, के शर्मा रिस्पॉन्ड टू राशिद अलवी। 40 सेकंड के शर्मा। मैं अलवी जी ने बहुत से प्रश्न उठाए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। डॉक्टर राकेश जी ने ठीक कहा कि महापुरुष जो है वो किसी पार्टी और किसी विचारधारा से बने नहीं हैं, वो देश के हैं। अभी ये पूछ रहे थे आप अपने पूर्वजों का नाम बताइए, आपके पूर्वज। अरे अलवी साहब, हमारे पूर्वज भगवान राम और कृष्ण के वंशज वो हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। क्या बांट दोगे आप? आपकी क्षमता है? हाँ, आप बांट रहे हैं, आप यही कर रहे हैं। आज की डेट पे आपने इस देश को धर्म के नाम पर बांटा, इस देश को क्षेत्रवाद के नाम पर बांटा, आपने भाषावाद के नाम पर बांटा, और अब आपके नेता जो है घूम घूम के धर्म के नाम पर बंटवारा कर असली हिंदू, नकली हिंदू, बुरे हिंदू, अच्छे हिंदू की बात कर रहे हैं। ये आपके करतूत है। लेकिन मैं आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पूर्वज की बात कर रहे हैं, पूर्वज को आप बांटने की बात कर रहे हैं। और इतना कहना चाहता हूं मिस जी कि हम महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम पहली बार नहीं मना रहे, शायद इनको जानकारी नहीं। मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रह चुका हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यक्रम हमेशा सुभाष जयंती के अवसर पर होते रहे हैं। निरंतर हमने उसमें मसाल जुलूस से लेकर तमाम। अब एक मिनट, एक चीज और कहता हूं, क्या एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेज है? देखिए, कोई मैसेज नहीं, मैं आपको बताता हूं। सरदार पटेल को आपने कांग्रेस से लगभग ले लिया पॉलिटिकली। सेकेंडली, सुभाष चंद्र बोस को आप लेने का प्रयास कर रहे हैं पॉलिटिकली। ये आप पे आरोप है, जवाब दीजिए। मैं आपको बताता हूं। 20 सेकंड। आज यदि हम महापुरुषों की जन्म जयंती, हिंदू मुस्लिम मत करिएगा ना, नहीं, जन्म जयंती और सारा उनके जीवन मूल्यों को, उनके राष्ट्रीय विचारों को यदि हम आज स्मरण कर रहे हैं और उसको जन जागृत कर रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये 70 सालों में उन मूल्यों का ह्रास हुआ है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये रहा है कि यदि आज के राहुल गांधी इन महापुरुषों के जीवन से जरा सा भी सीख लिए होते और गंभीरता से पढ़े होते तो जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होने वाले गैंग का समर्थन नहीं करते, कभी इस देश के सेना की शहादत और सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक और सबूत नहीं मानते, और कभी राहुल गांधी यहाँ के सेना अध्यक्ष क्योंकि उनको जीवन मूल्य उनके पता नहीं, पढ़ा नहीं, इसीलिए आज आपको इस बात का दर्द है, आपको तकलीफ हो रही। घनश्याम तिवारी, मैं राशिद अलवी आपके ये जो कह रहे थे, मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार लाल किले में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगी। खुद पीएम मोदी आजाद हिंद फौज म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। क्या आपको लगता है ये जो के शर्मा बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आज की पॉलिटिकल पार्टीज को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि हम अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, हम सिर्फ यादव परिवार का सम्मान नहीं करते, हम सिर्फ गांधी परिवार का सम्मान नहीं करते? देखिए, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं। केंद्रीय विद्यालय में अगर आप किसी भी सीबीएसई की किताब उठाएंगे, आज भी होगा, शायद सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिस आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। ये कविता सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई थी, और उनके उस समय जब उन्होंने कहा था कि मैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उस प्रेरणा से लिखी गई थी। और हर बच्चे को पता है, आप किसी स्कूल में चले जाइए, जो बच्चों के हाउस बनते हैं, क्या बनते हैं? टैगोर, गांधी, नेहरू, सुभाष, ये बोस, ये हाउस होते हैं। तो जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की कहानी भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा में जाकर जानी हो, उन्हें क्या पता कि इस देश के बच्चे को, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इस देश के बच्चे को 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। जहां तक इतिहास के लोगों को चुराने की बात कर रहे हैं। आपसे 2 साल पहले पढ़ के लिख, ठीक है, आप इतिहास
इतिहास लिखने वाले हैं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता घनश्याम पार्टी क्या गुस्ताखी कर रहे हैं ये जयंती मनाकर? नहीं, कोई नहीं, ये मैं तो बता रहा हूं कि इस देश में सरदार पटेल की सबसे बड़ी आप मूर्ति किसी स्कूल में बनाकर चले जाइए, क्या ये आप- गुस्ताखी कर रहे हैं? 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज की बिल्कुल नहीं, मैं 75वीं कह रहा हूं कि वर्षगांठ आप बना किसी के भी स्कूल में, गुस्ताखी कर रहे हैं। देश के किसी भी स्कूल में चले जाइए, आज के बच्चे आप सबसे तो पहले पेट्रोल सबसे डीजल ले महती आते हैं, डॉलर ले आते प्रेरणा, हैं। सबसे महती प्रेरणा जो लेते हैं सुभाष चंद्र बोस से अच्छा लेते हैं। नहीं, आखिरी बात स्कूलों में बोलूंगा। हाउस तो बने, मैं- स्कूलों में हाउस तो बिल्कुल आपने सही कहा, केंद्रीय विद्यालय में हाउस तो बने, सही मेरे स्कूलों भी में। स्कूल में, एक हाँ, सेकंड, हाँ। मेरे भी स्कूल में हाउस बने, वो सिर्फ हाउस तक ही सीमित रह गया। आज आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, कितनी सड़कें हैं, कितनी इमारतें हैं, कितने पार्क हैं जो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है और जो सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के नाम पर है? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ईमानदारी से सरदार वल्लभ भाई पटेल का और सुभाष चंद्र बोस का जो एहतराम होना चाहिए था घनश्याम तिवारी, वो हुआ है क्या? आप बताइए। मैं मानता हूं, और मैं बताइए आपके साथ सहमत हूं, एहतराम नहीं हुआ, लेकिन एहतराम इसलिए नहीं कि सड़कें और पार्क नहीं है, एहतराम इसलिए नहीं कि आज हमारा देश भुखमरी पे 130 नंबर पे आ गया है। आज हमारे एक मंत्री, ये लोग अकबर सम्राट को मिटाना चाहते हैं और एमजे अकबर को बर्खास्त नहीं कर सकते। मैं ये बता रहा हूं, एहतराम तब होगा जब इस देश के नागरिकों के पास अच्छा अधिकार होगा, अच्छा जीवन होगा। ये एमजे अकबर के सपोर्ट में खड़े होने वाले लोग, एमजे अकबर के साथ खड़े होने वाले लोग सफाई देश को प्रवचन देंगे, इनके पास कोई प्रवचन नहीं है। बदलने लगे, एक सेकंड, राजनीतिक घालमेल कर सकते हैं, सफाई चाहे में वो ये बिहार नाच से उठा करवाते करे रहे, या गोवा से ये उठा के नाटक दो विधायकों को कर रहे हैं। करवाते ओके, कांग्रेस सुनील के चोपड़ा, विधायकों का खरीद सुनील चोपड़ा, खरीद सुनील चोपड़ा, ये लोग, सुनील इनके पास चोपड़ा, कोई नैतिकता नहीं सुनील है। चोपड़ा, सुनील चोपड़ा ऑन स्क्रीन, नो वन हैज ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन। घनश्याम देखिए, बहस जिस विषय पर है उस पर रहनी चाहिए, एमजे पर ये डिबेट नहीं है। जब प्रवक्ता मुद्दा बदलने लगे तो समझ जाइए कि उनके पास शब्द नहीं है अपने आप को बचाने के। तो एमजे अकबर पर जिस दिन डिबेट करूंगा, घनश्याम तिवारी आपको जरूर आमंत्रित करूंगा जब मैं एमजे अकबर पर डिबेट करूंगा। लेकिन आज का विषय सुनील चोपड़ा, मैं बहुत सीधा पूछता हूं आपसे, सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान मिलना चाहिए था, बंगाल में तो आपका शासन रहा, साल दर साल आपका शासन रहा, सबसे ज्यादा आपने सरकार चलाई, आपने कितनी बारी आजाद हिंद फौज की वर्षगांठ को बनाया है? बता दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों का, आरएसएस वालों का। राकेश सिन्हा और के शर्मा को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, बताइए 30 साल में कितनी वर्षगांठें बनाई गई? आप बात सुनेंगे या सर, सिंपली भाषण देंगे? बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, सुभाष बोस की सैनिक डॉक्टर लक्ष्मी सहगल अपने अंतिम सांस तक हमारी पार्टी की मेंबर रही हैं। सुभाष बोस की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक वाम मोर्चे का हिस्सा लगातार रही है। अब आपको कुछ मालूम नहीं है तो मैं क्या कहूं? मुझे सब मालूम है। मेरे अपने चाचा सुभाष चंद्र तो बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस तो बोलते थे, साधारण चीजें, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप तो कहते हैं, आप तो उस गैंग के साथ खड़े होते हैं जो इस देश से आजादी मांगता है। फर्क तो यह आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा हूं? ये जो, हाँ, आप झूठ अच्छा, ये माफी मांगेंगे तो का कुत्ता कहने अगर के लिए। सोचिए, पार्टी ये जो जेएनयू की कहानी है ये झूठ है। वो एबीवीपी के लड़कों ने मुंह पे काला राकेश जी, सुमित चोपड़ा जी, आप माफी मांगिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माफी मांगने के लिए देश से। और ये चीज, अरे विद्यार्थी परिषद का नाम क्यों लेकर आप चिंता कर रहे हैं? आप बताइए, पहले माफी मांगिए। तमाम राष्ट्रवादियों को आपने कुत्ता और बिल्ली कह के पुकारा है। काहे के राष्ट्रवादी? महात्मा गांधी को मारने वाले लोग इस देश में कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। नहीं तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी। अच्छा, एक सेकंड, मनोज रघुवंशी, मैं कहा कहता हूँ मारने वाले राष्ट्रवादी हैं? मैंने कहा क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्यों महात्मा गांधी मारने वाले लोग इस देश में कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते? जिन लोगों ने सब ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। मनोज रघुवंशी, इनको जो है सर, अब मैं माफी, को क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपने अपनी बात को रख लिया, ओके। मनोज रघुवंशी, आज सुभाष चंद्र बोस को भारतीय जनता पार्टी उनके लिए, उनके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, इसमें कोई दुराय नहीं है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पे जाते हैं, लेकिन इस बारी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ जब 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तब भी वो लाल किले पे जाएंगे। ऐतिहासिक होगा अपने आप के अंदर। घनश्याम तिवारी भी बोल रहे हैं हाँ सुभाष चंद्र बोस का सम्मान होना चाहिए, कांग्रेस भी बोल रही है, अलवी साहब को आपने सुना, वो भी कह रहे हैं। और
लेफ्ट तो इतना आगे बढ़ गया कि हमारी तो पार्टी उनके सिद्धांतों पे चल रही है। हालांकि जो उन्होंने हाल फिलहाल में करा है, जो स्टैंड लिए, वो हम सबके सामने। व्हाट इज योर टेक एज अ सीनियर वेटरन जर्नलिस्ट? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। देखिए, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल दोनों की एक वैचारिक, उनका एक इमोशनल बॉन्ड है जो कि किसी भी राष्ट्रवादी के साथ होगा। तो मतलब एक उदाहरण देता हूं आपको। सरदार पटेल ने कहा कि मैं सोमनाथ का मंदिर बनाऊंगा। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, नेहरू नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने वो मंदिर बनवा दिया। और सोमनाथ के मंदिर से ही प्रेरणा लेते हुए बीजेपी ने कहा कि हम अयोध्या का मंदिर बनाएंगे। तो वैचारिक रूप से बनवाया नहीं उन्होंने। नहीं, लेकिन मतलब उसमें उनका कमिटमेंट है। कहने का मतलब यह है कि वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि जैसे हमने सोमनाथ का मंदिर बनाया वैसे ही हम अयोध्या का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि जैसे सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया वैसे हम अयोध्या का मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो वैचारिक रूप से अगर आप किसी भी महापुरुष को आप फॉलो करना चाहते हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये कहने की बात है कि किसी ने ये ऐतराज नहीं किया कि वो, या कहने की बात है कि सरदार पटेल ने पाबंदी लगा दी थी आरएसएस के ऊपर और कहा था कि आप अपनी विचारधारा बदल लीजिए तो हम पाबंदी हटा। क्या आरएसएस ने विचारधारा बदली? लेकिन उसके बाद भी पाबंदी तो उन्हीं सरदार पटेल ने हटाई ना। ये देखिए, इस तरह के तर्क की गांधी जी की हत्या कर दी थी, इसका आधार क्या है? मतलब अगर घनश्याम तिवारी जी से पूछे आधार क्या, देखिए आधार जो ये कहा जाता है, आधार ये कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की वो कभी शाखा में गया था, तब नहीं था जब हत्या की, तब नहीं था। नहीं, एक मिनट, बहस में राकेश सिन्हा जी ने कई बार कहा है कि मैं आजीवन, जो आरएसएस का सदस्य बनता है आजीवन सदस्य रहता है। अच्छा, राकेश सिन्हा जी की दलील है जो कि आरएसएस के विचारक माने जाते हैं। मतलब आपकी मर्जी कि किसी एक सदस्य का पन्ना फाड़ दीजिए, बोलिए ये 2 साल का सदस्य था और मैं आजीवन सदस्य हूं। इनकी बात मानता हूं, मैं इनकी बात मानता हूं। तो ऐसा करें कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं, मुस्लिम लीग बना दी, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे। उनके घर पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद मिलकर चाय पी के स्ट्रेटजी बनाते थे। वो कांग्रेस के अधिवेशन को एड्रेस करते थे। तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने देश का बंटवारा करा दिया, 25 लाख लोग मर गए, तो इसका दोष कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार है तिवारी जी? देखिए, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्यों नहीं? जब कांग्रेस को देना पड़ेगा, जिस पार्टी कांग्रेस को देना पड़ेगा देश। जिस पार्टी से कोई नेता निकला है, आप चेरी पिक नहीं कर सकते। उसी तर्क में दोनों तरफ शामिल है। मोहम्मद अली जिन्ना बाद में जब कांग्रेस से निकले तो कांग्रेस को हिंदूवादी पार्टी कहते रहे, ये इतिहास में दर्ज है। ये बात कौन नेता कहां से 25 लाख लोग, तो 25 लाख लोग विस्थापित हुए, मारे गए। सर, मेरे परिवार ने पार्टीशन देखा है, मेरे परिवार ने पार्टीशन देखा है। मोहम्मद अली जिन्ना को कभी माफ नहीं किया जा सकता। जिन्ना को कभी इसी तरीके से गोडसे को कभी माफ नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी को मारने वाली विचारधारा राष्ट्रवादी नहीं हो सकती। एक सेकंड, राशिद अलवी, जो मनोज रघुवंशी ने बात बोली है, वो व्हाट इज योर टेक? जो मनोज रघुवंशी ने बात बोली और घनश्याम तिवारी ने एक्सेप्ट करा है कि हाँ कांग्रेस जिम्मेदार है अगर ऐसा है तो, व्हाट इज योर टेक राशिद अलवी? देखिए, एक तो मैं, मनोज जी मेरे दोस्त हैं, उनकी माता का देहांत हुआ, मुझे आज ही पता चला। मेरी पूरी हमदर्दी है, खुदा उनको ताकत दे इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की। जहाँ तक उन्होंने बात कही सोमनाथ मंदिर की, जवाहरलाल देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। ये मुमकिन नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना इस देश में तिनका हिल सकता है क्या? बगैर उनकी मर्जी के उनका नेहरू नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल चाहते थे। आप जवाहरलाल नेहरू के अगर यूट्यूब पे इंटरव्यू देख सकते हैं आप। दिग्विजय सिंह ने, मनोज जी मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। आप बहुत मनोज जी, आप सीनियर आदमी हैं। सर मनोज जी सीनियर आदमी, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कहिए। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। सर हाँ, अब बीजेपी अगर ये कह रही है कि हम मंदिर बना रहे हैं, सरदार पटेल ने सोमनाथ पे राजनीति नहीं की थी, उन्होंने उसका पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाया था। ये लोग लगातार उसका हर चुनाव से पहले राम मंदिर इनको याद आ जाता है। और मैं तो आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे आरएसएस भी मौजूद है, बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। सबसे पहले ये इस बात के लिए माफी मांगे कि सावरकर जी ने सुभाष चंद्र बोस की मुखालफत की थी, वो गलत की थी, हम माफी मांगते। कहें ये बात, फिर कहें सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। आपने एक बात और कही
कि इसका कोई सबूत नहीं है कि गॉड से आरएसएस के मेंबर थे कि नहीं थे। सन 1975 में, आप तो मनोज जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके गॉडसे के भाई ने दिल्ली के अंदर अपनी किताब निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 4 भाई हैं, चारों भाई आरएसएस के अंदर रहे, हमारी परवरिश घर में कम हुई है, आरएसएस में ज्यादा हुई है। चूंकि गुरु गोलवालकर जी पे सवालिया निशान लग गया था, इसलिए यह कह दिया गया था कि वो आरएसएस के मेंबर नहीं। आप वो किताब पढ़ लीजिए, अगर आपको वो ना मिले। मैं मनोज रघुवंशी कुछ कहना चाहते हैं, अगर मैं गलत राकेश सिन्हा भी कुछ कहना चाहते हैं। मनोज रघुवंशी पहले राकेश सिन्हा रिस्पॉन्ड कर ले, फिर आप कर लीजिएगा। ओके ओके ओके, राकेश सिन्हा रिस्पॉन्ड टू राशिद अल्वी, 50 सेकंड्स फॉर यू, 50 सेकंड, देन मनोज रघुवंशी। देखिए मनोज रघुवंशी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण पर नेहरू जी और बनाम सरदार पटेल ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू बनाम के.एम. मुंशी, नेहरू बनाम एन.वी. गाडगिल हुआ। और यह बात मनोज रघुवंशी जी ने किसी फिक्टिशियस इतिहास का नहीं कहा है। नेहरू जी के कलेक्टेड वर्क्स में, सरदार पटेल के कलेक्टेड वर्क्स में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कलेक्टेड वर्क्स में सभी पत्र विद्यमान हैं। इन सभी कलेक्टेड वर्क्स को कांग्रेस शासन के दौरान छापा गया है। नेहरू जी ने सर से पैर तक सोमनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की। और एक बात आपने कही कि राजेंद्र बाबू 2 बार राष्ट्रपति हुए। अलवी साहब, राजेंद्र बाबू 2 बार राष्ट्रपति होने के बाद कैसे लास्ट में जिंदगी बिताए, सदाकत आश्रम में कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे निधन हुआ, किस दरदर हालत में हुई। कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू के इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जब सब संपूर्णानंद राजस्थान के गवर्नर थे और राजेंद्र बाबू के अंत्येष्टि में जाना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू राजस्थान गए, बोले आप नहीं जा सकते हैं। ये इतिहास के वे पन्ने हैं जिसको निकाला जाएगा, इतिहास का पुनर्मूल्यांकन होगा। तथ्यों से हम समझौता नहीं करेंगे, तथ्य और तर्क से बहस कीजिए। गोडसे का संघ से संबंध बता रहे हैं तो मैं कहता हूं, उसके भाइयों की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं इंदिरा गांधी के लिए जिन लोगों ने प्लेन हाईजैक किया, उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस का हूं, संजय गांधी के कहने पर किया था। आप स्वीकार कीजिए इंदिरा गांधी ने प्लेन हाईजैक कराया था। जो एक्यूज होते हैं उनके बयानों को आप लेते हैं। कोर्ट बेकार हो गया, इंदिरा गांधी ने कोर्ट बनाया, नेहरू जी के समय में कोर्ट का फैसला है, इंदिरा गांधी ने कमीशन बनाया। पहले आप इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की निंदा कीजिए कि उन्होंने संघ को बचाया। इंदिरा गांधी क्या कमजोर प्रधानमंत्री थी? क्या जवाहरलाल नेहरू कमजोर प्रधानमंत्री थे? जिसमें कोर्ट ने फैसला दिया, आयोग ने फैसला दिया, राहुल गांधी की। ठीक है, राशिद अल्वी का काउंटर पॉइंट है, राशिद अल्वी का काउंटर पॉइंट है। मैं मनोज जी आपको बता रहा हूं, प्रॉमिस उसके बाद आपको बता रहा हूं। ओके राशिद अल्वी, ठीक है, ओके मनोज, ओके राकेश सिन्हा आपके बीच में राशिद अल्वी नहीं बोले, उतना सम्मान आप भी दीजिएगा। राशिद अल्वी योर टर्न, मेक योर पॉइंट। राशिद अल्वी, फिर मैं 19 पर आ रहा हूं सीधा। देखिए, मुझे ताज्जुब है, जो मुद्दे मैं उठाता हूं उसका तो आप जवाब नहीं देते हैं, आप बात को इधर उधर ले जाते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं कि आप पहले इस बात के लिए माफी मांगिए कि सावरकर जी ने कहा था कि नहीं कहा था। आप मना कर दीजिए, कहिए कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस की मुखालफत नहीं की थी। सावरकर जी तो आपके बड़े नेता रहे। राकेश जी अनफेयर है, उनकी विचारधारा को मानते हैं, उन पे चलते हैं। राकेश जी आपके बीच में राशिद अल्वी नहीं बोले थे, जब बोलिए राशिद अल्वी आप। नहीं, इनका प्रश्न ही गलत है। ये आरएसएस के आदमी से कह रहे हैं, पर आप उनका पॉइंट तो सुनेंगे ना। मैं हिंदू महासभा का नेता नहीं हूं। नहीं, इतनी पेशेंस तो दिखानी पड़ेगी उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने के लिए। हमारा सावरकर जी के प्रति सम्मान है। राकेश सिन्हा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राकेश सिन्हा आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राशिद अल्वी साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो संसद में आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनते हैं, देन यू रिएक्ट टू इट। ओके राशिद अल्वी, देखिए, मैं तो कह रहा हूं वो हिंदू महासभा के लीडर थे, आप कह दीजिए कि उनकी गलत बात थी। आरएसएस इस बात को नहीं मानती, आरएसएस की विचारधारा उनकी विचारधारा से अलग है। कहिए, आप इस टीवी पे बोलिए, कौन मना कर रहा है आपको? सरदार पटेल का ये ऑन रिकॉर्ड है, जिन्होंने कहा कि आरएसएस को अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, तभी इन पे से पाबंदी हटाई जाएगी। ठीक है, आपका और सरदार पटेल का क्या ताल्लुक है? सरदार पटेल सेकुलर आदमी थे, सरदार पटेल हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, सरदार पटेल इस देश को एक आगे लेके जाना चाहते थे। आपका उनसे क्या ताल्लुक है?
आप पूर्वजों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ओके, मनोज रघुवंशी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आपके लोग थे, उनका नाम लीजिए ना। मनोज रघुवंशी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण, जी जी, तो पूरा देश मानता है। अलवी साहब एक सेकंड, मनोज रघुवंशी, मेरा जो डिबेट का आज का टॉपिक है वो क्या महापुरुषों के नाम पर 2019 की जंग होगी, और नरेंद्र मोदी इसमें एक एज ले रहे हैं। चाहे वो देखिए कांग्रेस के साथ एक लिमिटेशन है, दे वो कर नहीं सकते, वो गांधी नेहरू फैमिली के आगे नहीं बढ़ सकते, दे हैव अ लिमिटेशन। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास और बीजेपी के पास, स्पेशली नरेंद्र मोदी के पास ये लिमिटेशन नहीं है फिलहाल। देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चेस का मूव चला है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी अब जो भी करे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कहे कि वाह वाह आप सरदार पटेल की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो नरेंद्र मोदी अच्छी बात कर रहे हैं। अगर वो कहें अरे आप सरदार पटेल की बात क्यों कर रहे हैं, तो अब राशिद अलवी कह रहे हैं कि आपका नाम लेने का तो हक ही नहीं बनता, क्योंकि आप तो विचारधारा को नहीं फॉलो करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल सेकुलर थे, ये के शर्मा और राकेश सिन्हा सेकुलर नहीं है। अमिश उन सेक्युलर सरदार पटेल, I personally feel secular word is the most abused word in this politics. लेकिन एक बात सोचिए, like in journalism we use neutral, you have to be neutral journalist. नहीं अमिश, it's the most abused word by the secular journalist of this country. Intellectual, secular, progressive, liberal. हमारा अमिश पॉइंट ये है कि ये दो महापुरुष सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए होते जी। और अगर सरदार पटेल अध्यक्ष, मतलब सुभाष चंद्र बोस को भी महात्मा गांधी ने ही रोका और सरदार पटेल को भी महात्मा गांधी ने ही रोका, मतलब इस हद तक रोका कि नेहरू को किसी पीसीसी ने सपोर्ट नहीं किया था, कृपलानी को एक दो ने किया था, बाकी 15 में से 12 पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल को अध्यक्ष मनोनीत करने की जी। उनको मतलब गांधी जी ने एक पर्ची लिखी, सरदार पटेल को पकड़ाई, वो गांधी जी का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। वो अगर मतलब अध्यक्ष बन गए होते कांग्रेस पार्टी के, वो प्रधानमंत्री ठीक है। अब मैं बिल्कुल 19 के ऊपर फोकस करता हूं। घनश्याम तिवारी, भारतीय जनता पार्टी, मैं लगातार बोल रहा हूं, मैं आपकी बाइट सुन रहा था, योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पर बाइट दी, आपने बोला पेट्रोल डीजल का भी नाम बदल देना चाहिए, रुपए डॉलर का भी नाम बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजिकली, चाहे आप मानिए, पॉलिटिकल मूव कर रही है, और पॉलिटिकल मूव करने से के शर्मा की पार्टी को और राकेश सिन्हा जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं उससे कोई रोक नहीं सकता। क्या ये आपके नैले पर दैला है? मैं पॉलिटिकली सवाल पूछ, मैंने इसका जवाब दिया और विस्तृत जवाब दिया है कि राफेल का नाम बदल के पुष्पक विमान कर देना चाहिए, पेट्रोल डीजल का नाम बदल के गंगाजल कर देना चाहिए, रुपए का नाम बदल के डॉलर कर देना चाहिए, और मोदी जी का नाम बदल के नेहरू कर देना चाहिए। सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। ये जो इस देश की राजनीति है, बेरोजगारी, किसानी और अच्छे शहरों पे चलेगी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले लोग एक स्मार्ट नेता नहीं बना पाए, और ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे। देखिए, इस देश में अखिलेश यादव जी ने कहा है, हमारा दायित्व है विपक्ष के रूप में कि चुनाव बुनियादी मुद्दों पर होना चाहिए, और ये बुनियादी मुद्दे हैं कि देश कैसे 55 से 103 पे पहुंच गया हंगर इंडेक्स पे। आप सोचिए, इस देश में 10 में से 4 बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। आप कैसे महान भारत, नया भारत बनाएंगे? जिस देश में आप लिंचिंग करवा देते हैं, गाय की इकोनॉमिक्स करते हैं, अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है, मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से बाहर नहीं आ पा रहे, फंस गए उसके अंदर कहीं पर। उस देश में ये मुद्दे ये नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस कितने महान थे, पटेल कितने महान थे। वो महान थे, उन्होंने देश के निर्माण में काम किया, और वो हमेशा महान रहेंगे। देश कभी उनका कर्ज नहीं अदा कर पाएगा। लेकिन देश ने 4.5 साल जिसको अच्छे दिन के सपने दिखा के जिसने वोट लिया था, वो देश को बुरे दिन क्यों दिखा रहा है? इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आपने हंगर इंडेक्स की बात करी, आपने फैक्ट चेक करा हुआ है कि हंगर इंडेक्स के अंदर भारत स्लिप करा है? बिल्कुल, 55 था जब मोदी जी आए थे, अब 103 पर है। Are you sure about it? I'll just show you. I'll just tell you the number. I'll just tell you the number. I'll just tell you the number. India's ranking not slipped at 48 places. That's it. From rank 55 in 2014 to rank 103 in 2018. You're trying to say that India's rank was 55 out of 76 countries in 2014. Top performing 44 countries added in the year 2017 and 2018 were anyway above India
were not even listed in 2014. इसका मतलब यानी क्या नहीं, है? इसका मतलब बड़ा इसका मतलब सिंपल क्या है कि देश के बच्चे कुपोषित नहीं, नहीं है। इसका मतलब देखिए, ये है रैंकिंग ये कहता है कि आप कुपोषण बहुत रैंकिंग बड़ी समस्या है। मैं कह रहा हूं कुपोषण बहुत बड़ी सर समस्या है। देखिए, मुझे लगता है नहीं, देश को डिफेम करने के लिए सर आपकी हर सब बातों से एग्री हूं। 118 देशों में से हम 103 हैं, इसमें इनको गर्व है, इनको गर्व होगा कि 118 देशों में से हम भुखमरी में 130 नंबर पे हैं। ये देखिए, इनको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बीजेपी में जाके पता चला। सर एक सेकंड, अगर आज आप जो बात करें, हंगर इंडेक्स की बड़ी इस देश में बात हो रही है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा था, लेकिन अगर आज 2014 की टर्म पे अगर रैंकिंग होती तो भारत की रैंकिंग 99 होती, ना कि 103 होती, यानी 4 ऊपर। तो दैट्स द फैक्ट। मुझे लगता है आप बीजेपी को काउंटर करिए। 100 विषय है, रुपया है, डॉलर है, स्टॉक मार्केट है, सब चीजें हैं, पेट्रोल डीजल है, लेकिन हंगर इंडेक्स में देश को बदनाम करके आपकी सियासत कब देगी? उत्तर प्रदेश की जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। नहीं सर, यू कांट डिफेम माय नेशन। इट इज नॉट अबाउट भारतीय जनता पार्टी, बट यू कांट डिफेम माय नेशन ऑन सिंपल लाइज। ओके ठीक है, लेट्स कम ऑन। आप ही नहीं हंगर इंडेक्स की बात करी, आपने गलत तथ्य दिया, मुझे आपको काउंटर करना जरूरी था। आपने गलत तथ्य दिया, मुझे आपको काउंटर करना जरूरी था। एक सेकंड, ओके ठीक है। अच्छा, आप पॉलिटिकली फायदा उठाना चाहते हैं, ये आप पे इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, तो आप हर चीज को हिट एंड रन करना चाहते हैं। एक बात अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि स्मार्ट नेता पैदा नहीं किए, समाजवादी ने एक स्मार्ट नेता पैदा किया, अखिलेश यादव को, जो सफाई में अपने पिता के जन्मदिन पर हीरोइनों के से नाच करवाते रहे, किसी भी जो है देश के महापुरुषों की कभी जयंती नहीं मनाई। वहां पर अपने पिता के जन्मदिन और अपने जन्मदिन में करोड़ों रुपए का खर्च करते रहे। अब मैं आपको बताता हूं, जो आपकी बारी नहीं बोले थे, घनश्याम बीजेपी स्पोक्सपर्सन आपके बीच में नहीं बोले थे, टाइम लिमिट देना पड़ेगा। लगे थे। अच्छा अब सुनिए, महिलाओं की नहीं, मैं आपके एमजे अकबर अखिलेश यादव के पिता जी के मुलायम सर एमजे अकबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं अपनी देश का टाइम वेट करूं। एमजे अकबर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब मैं एमजे अकबर इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि डिबेट का समय जाया करा जाए। ओके, मैं क्यों मैंने उनकी बता दी, अब मैं आपको बता, देखिए हम महापुरुषों की जयंती क्यों मनाते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस देश में राष्ट्रीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का आज की जो युवा पीढ़ी है उसको जानकारी हो, अपने महापुरुषों की जानकारी हो, सारी चीज उनके जो कृतित्व हैं, व्यक्तित्व हैं, उनकी महानता है। बिल्कुल, आप सबकी बात सर, अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दूध के धुले हैं। आप टेक्स्ट बुक क्लासेस दे रहे हैं, आप भी पॉलिटिक्स, आपको भी पता है 19 में। सर अब इतना भी मत करिए के शर्मा जी, आप ये मत शो करिए कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय विद्यालय की एक क्लास चला रही है जिसके अंदर वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, बताना चाहती है कि सुभाष चंद्र बोस कैसे थे। वो स्कूल में बच्चे पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आप कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं सर, बिल्कुल आईना दिखा रहे हैं। तो फिर कहिए ना वो बात, नहीं फिर आपको हम बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं। इतना महान बनने की जरूरत नहीं है। आप अल्टीमेटली मैं को होने दूंगा, आप अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल पार्टी है ना सर। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, जो युवाओं को सिखा रहे हैं ना, वो आज बहुत आवश्यक है। देश के सबसे जो देश की एक पुरानी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका ज्ञान हो कि हमारे महापुरुषों का क्या त्याग और बलिदान है। मैं आज दावे से कहता हूं, आलवी साहब बैठे हैं, आज तक राहुल गांधी ने किसी महापुरुष में, यदि केवल अपने नेहरू परिवार और गांधी परिवार को छोड़ दे और सरदार पटेल का नाम आता है इसलिए, अदरवाइज बताइए कभी विवेकानंद, अरविंद, महर्षि अरविंद किसी का नाम लिया हो? आज तक किसी भाषण में क्यों नहीं ज्ञान आता? क्यों नहीं भारत की गौरव की चर्चा उनके भाषणों में? इसलिए नहीं होती क्योंकि आज तक कभी कांग्रेस ने 70 साल में इन महापुरुषों को कभी नाम नहीं दिया, इनकी जयंती नहीं मनाई, इनकी जो व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा नहीं की। केवल गांधी परिवार और एक परिवार की किसी ने राहुल गांधी उस परिवार। राशिद अलवी, ये कांग्रेस, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ये कांग्रेस पार्टी का अल्प ज्ञान है या फिर आप सोच समझ कर एक सेकंड, या फिर आप सोच समझ कर एक सेकंड। के शर्मा, आपने भी अभी आप घनश्याम को लेक्चर दे रहे थे, अब आप अपने लेक्चर को खुद ही फॉलो करिए थोड़ी देर के लिए। ये राशिद अलवी की टर्न है। ये राशिद अलवी, कांग्रेस पार्टी का अल्प ज्ञान है जो बात बीजेपी स्पोक्सपर्सन के शर्मा कह रहे हैं, या फिर आपकी सोची समझी प्लानिंग है? क्योंकि अगर गांधी नेहरू परिवार से आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, 40 सेकंड सर।
अपनी इस बात का फैसला मैं आप ही के हवाले करता हूं। आप ईमानदारी से मेरी बात का फैसला कर दीजिए। क्या 4.5 साल पहले सरदार पटेल का नाम इस देश के अंदर लोग नहीं जानते थे? सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं जानते थे? किताबों में नहीं पढ़ाया जाता था? पार्लियामेंट के अंदर सरदार पटेल की मूर्ति लग रही है कि नहीं लग रही है? सुभाष चंद्र बोस, फिर बीच में मत बोलिए साहब, सुभाष चंद्र बोस की है कि नहीं है? ये 4.5 साल में आपने सारा कुछ कर दिया है। आप कुछ सोच समझ कर तो बोलिए। क्या पूर्वजों का नाम कांग्रेस ने नहीं लिया? आज जितने पूर्वज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो उनके नाम जिंदा हैं तो कांग्रेस की वजह से जिंदा है। ओके, राकेश कुछ कहना चाहते हैं? और आपसे मैं बहुत अदब से कहूंगा, आप मनाइए, एक मिनट आप मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन 2019 का चुनाव अपने मैनिफेस्टो पे लड़िए कि आपने क्या पूरा किया, क्या पूरा नहीं किया। आप सिर्फ ये तस्बीह पढ़ने से जनता आपके साथ नहीं आने वाली है और उससे नहीं भटकेंगे। लेकिन यदि आप भारतीय जनता पार्टी और सरकार का विरोध करते हुए देश का विरोद करेंगे और देश हित के विरुद्ध काम करेंगे और ऐसी बयानबाजी करेंगे ओके जो शशि थरूर और जिस ढंग से तालिबान राकेश के पास में ब्रेक के बाद आऊंगा। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन लाख टके की बात भी होगी। आप देखते रहिए टक्कर सीएनबीसी आवाज पर, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, लेकिन अब आप देख रहे हैं टक्कर आर पार। आप डेली शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखते हैं। लेकिन अब बात है लाख टके की बात की। कांग्रेस वैसे ज्यादातर महापुरुषों को उनका होने का दावा करती है, लेकिन नेहरू गांधी के अलावा उसने किसी दूसरे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया जिनके वो हकदार थे। यही वजह थी कि जब सरदार पटेल की विरासत को मोदी सरकार ने बढ़ाया तो कांग्रेस वाकई तिलमिला गई थी, पॉलिटिकली भी और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ बातों को बोला नहीं जाता, समझा जाता है। मनोज रघुवंशी लगता है समझ गए हैं। मनोज रघुवंशी, मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी फोकस कर रही है लेकिन कांग्रेस फोकस क्यों नहीं कर पाई थी? इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा भी हुई कि क्योंकि कांग्रेस के लिए गांधी नेहरू परिवार इंपॉर्टेंट थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी पॉलिटिकल माइलेज आपको लगता है मिलेगी 2019 के चुनाव के अंदर? देखिए, ये पॉलिटिकल सवाल है। हाँ बिल्कुल, देखिए मिलनी चाहिए इस कारण से क्योंकि जिस दिन 21 अक्टूबर को जब नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा भारत का तिरंगा फहराएंगे तो केवल तिरंगा नहीं फहराएंगे, न्यूज, आपके न्यूज चैनल पे, बाकी न्यूज चैनल्स पे ये बात भी तो आएगी कि सुभाष चंद्र बोस ने एक हमारा देश आजाद उन्होंने 1943। बंगाल में फायदा मिलेगा आपको लगता है इसका कुछ? क्योंकि उनके पोते लड़े थे चुनाव, वो हार गए थे और उनके अब नहीं, लेकिन बीजेपी में हाँ, लेकिन अब उनके पोते होंगे और बाकायदा मुझे तो लगता है। लेकिन एक बात और सामने आएगी, मैं उस बात को कह देना चाहता हूं जल्दी से। 11 देशों ने जो हिंदुस्तान की एक सरकार, आजाद हिंदुस्तान सरकार 1943 में उन्होंने बना दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने, 11 देशों ने उसको मान्यता दे। ये बात 21 अक्टूबर को सारे न्यूज चैनल्स दिखाएंगे। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। क्या नरेंद्र मोदी को इस बात को सबको बताने का श्रेय नहीं मिलेगा? बिल्कुल। एक लेफ्ट ने सुभाष चंद्र बोस को वो इंपॉर्टेंस दी जो मिलनी चाहिए थी। 10 सेकंड नहीं दी। ओके सुनीत चोपड़ा रिस्पॉन्ड, लेफ्ट ने इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी? फिर राकेश सिन्हा। ओके, सुनीत चोपड़ा, लेफ्ट ने इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी? इंपॉर्टेंस नहीं दी। मनोज रघुवंशी सीनियर जर्नलिस्ट सेज दैट। गाली हिस्सा रहा है कांग्रेस। लक्ष्मी सहगल जो रानी झांसी फौज की इंचार्ज थी, हमारी पार्टी मेंबर, अपनी डेथ तक रही है। आप क्या जानते हैं इतिहास का? मूर्ति पूजा से काम नहीं होता। स्वामी दयानंद ने यह आपको बता दिया था। और जो मूर्ति आपने बनवाई है चीन से, शक्ल देखी है उसकी? क्या कह रहे हैं सर अब आप? ये मैंने देखी है, भयानक है। और दूसरी चीज है कि कौवा मोर के पंख पहन ले, जब मुंह खोलता है तो कौवा ही है। ये किसके बारे में आप कह रहे हैं? तो ये तारीफ आप किसकी कर रहे हैं? बनेगा, ये अपनी प्रशंसा कर रहे हैं आप। एक राकेश सिन्हा दे रहे हैं। एक सेकंड राकेश सिन्हा। ओके, मनोज भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज, मैं आपको मौका दूंगा। राकेश सिन्हा, हमारे जातक हैं,
और राकेश सिन्हा बताता है आपका चीन प्रेम सबको पता है, आपका देश विरोधी कृत्य सबको पता है, कैसे चीन की दलाली करते रहे। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तो ये नहीं CPIM, जो इस समय CPIM वाला हिस्सा है कम्युनिस्ट पार्टी का, ये लोग चीन की तरफदारी कर रहे थे कि भारत ने हमला किया, चीन ने, मतलब नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, ये हार्ड फैक्ट है। एक सेकंड, और उस बात को कांग्रेस के लोग भी मानते हैं। ओके राकेश सिन्हा रिस्पॉन्ड टू सुनीत चोपड़ा। राकेश सिन्हा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश सिन्हा, इनको तो सरदार पटेल की मूर्ति भयानक दिख रही है, कौवा और मोर भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है इनको। अब छोड़िए ना, बिल्कुल ठीक लग रही है हमें तो शक्ल। एक सेकंड, अच्छा ठीक है सर, होल्ड ऑन एक सेकंड। राकेश सिन्हा ऑन स्क्रीन। ओके, लेट राकेश सिन्हा किसी के बीच में बोलते नहीं है, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। राकेश सिन्हा 40 सेकंड्स। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। राशिद अल्वी साहब ही हैं, सबको हैं, हम लोग क्यों विभाजित हो रहे हैं। मणिपुर में एक स्थान है जहाँ पहली बार INA की फौज हिंदुस्तान की ज़मीन पर प्रवेश की थी। वहाँ पर तिरंगा झंडा पहली बार लहराया गया। जिस जगह सुभाष चंद्र बोस जी के INA का हेडक्वार्टर बना, वह एक निजी घर था। आज भी उनके बच्चे उस निजी घर में रह रहे हैं। वहाँ गोलियों के, मैं स्वयं उस जगह पर गया, मैं उस घर में गया, उन बच्चों से बात किया, कहा क्या आप सरकार को देने के लिए तैयार हैं? वो कहते तैयार हैं। अब इस सरकार के दौरान हम कोशिश कर रहे हैं कि उस घर को एक हेडक्वार्टर बनाएं। बताइए, 70 साल तक सरकार ने कोशिश नहीं किया। और एक छोटी सी बात और जोड़ दे दूं, आप कहते हैं नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2003 में, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है सर, समय फिलहाल, लेकिन जो बात सरदार पटेल की मूर्ति के लिए कही गई, जो बात कौवे मोर वाली कही गई, 15 सेकंड। के शर्मा लास्ट वर्ड। देखिए, मैं आज भी आपको कहूं कि देश के महापुरुषों को के व्यक्तित्व और कृतित्व को जनता के बीच में, युवाओं के बीच में प्रसारित करके और निश्चित रूप से शुक्रिया। लेकिन मेरे को आपत्ति है, मेरे को एक बात पे आपत्ति है। देखिए, राशिद अल्वी ने बड़ी साफगोई से अपनी बात को रखा, मनोज रघुवंशी ने, राकेश सिन्हा ने, के शर्मा ने लिखा, लेकिन चोपड़ा साहब, सरदार पटेल की मूर्ति बनी, उस मूर्ति को भी वो मूर्ति भी आपको पसंद नहीं आ रही, तो वो व्यक्ति क्या पसंद होगा? मुझे लगता है कि ये मर्यादा हमें बहस में बना के रखनी चाहिए। शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। निष्कर्ष ये है कि ये नरेंद्र मोदी ने वो स्ट्रोक खेला है जिसका जवाब कांग्रेस के पास हाल फिलहाल में तो नहीं है, आगे ढूंढ लाएंगे तो पता नहीं। नमस्कार।